अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 पार्ट 4। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 क्या है? आमदनी और खर्च के ख्याल, यानी आवक अने खर्चना ख्यालों। तो इससे पहले के मैंने आपको पीरियड में बताया था वैकल्पिक खर्च यानी कि मुतबादिल खर्च जिसको बोलते हैं। इसके अलावा मैंने तवील अरसे का या कम अरसे वाला खर्च भी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि पैदावार के खर्च की दर्जा बंदी भी आपको बताई, और उसके अंदर मैंने बताया था कि उसकी दर्जा बंदी 2 हिस्सों में मुनक़सिम होती है। एक तो तवील अरसे की पैदावारी खर्च और दूसरी क्या थी हमारी कि तवील अरसे की पैदावारी खर्च के अंदर भी कितने खर्च थे? 2 थे हमारे पास। एक था साकिन खर्च जिसको मैंने आपको लिखा था बरकरार रहने वाला खर्च, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने क्या बताया था? साकिन खर्च यानी कि जो ठहरा हुआ है, ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, जो भाव है वही भाव रहता है। इसके बाद मैंने बताया था अस्थिर खर्च यानी कि गैर साकिन खर्च। इसके बाद मैंने आपको जो तस्वीर बताई थी, और तस्वीर के अंदर मैंने सिर्फ आपको एक ही बताया था, स्थिर खर्च के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद हमने गैर स्थिर खर्च भी देखा था। फिर मैंने आपको आज हम देखेंगे कि औसतन गैर साकिन खर्च, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सरेराश खर्च यानी कि औसतन साकिन खर्च बता दिया था, और आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे औसतन गैर साकिन खर्च जिसको हम बोलते हैं सरेराश अस्थिर खर्च। क्या बोलेंगे इसको? सरेराश अस्थिर खर्च। तो इसकी हम देखेंगे कि सरेराश स्थिर खर्च कोने कहेवामां आवे छे, यानी कि औसतन गैर साकिन खर्च किसे कहते हैं। तो इसकी तारीफ मैंने इस तरह से पेश की है कि कारखानेदार की कुल गैर साकिन खर्च यानी कि जो कारखानेदार है, जो सनतें हैं, जो फैक्ट्रियां हैं जिसे हम कहते हैं, तो उसका जो गैर साकिन खर्च को कुल पैदावार के तनासुब से तकसीम करने पर जो खर्च हासिल होता है उसे औसतन गैर साकिन खर्च कहते हैं। क्या कहेंगे कि कारखानेदार की कुल गैर साकिन खर्च को, जो उसका गैर साकिन खर्च जो कर रहा है उसको हम किससे कहेंगे? पैदावार के तनासुब से, यानी कि इकाई भी हम ले सकते हैं कि कुल पैदावार की इकाई से, एक कम यानी कि इकाई होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर तनासुब लिखा है। तो कुल पैदावार के तनासुब से तकसीम करने पर जो खर्च हासिल होता है उसे औसतन गैर साकिन खर्च कहते हैं। तो गैर साकिन खर्च आपको समझ में औसतन गैर साकिन खर्च आपको समझ में आ गया होगा। अब ये है कि जो गैर साकिन औसतन गैर साकिन जो खर्च है, तो जो इसकी जो इकाई है, इसकी जो फी इकाई है वो क्या रहती है? अस्थिर कहलाती है। क्या कहलाएगी? गैर साकिन के खर्च कहलाएगी। इसीलिए जो पैदावार को चालू रखनी है या बंद करनी है, इसमें इजाफा लेना है, ये तमाम का तमाम जो उन लोगों नतीजा लेते हैं, तो वो किसके ऊपर, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? गैर साकिन सरेराश गैर साकिन खर्च का इस्तेमाल बहुत ही इस्तेमाल होता है, यानी कि बहुत ही अहमियत रखता है। किसके लिए? कारखानेदार के लिए, कि कारखानेदार को क्या करना, अगर गैर साकिन सरेराश यानी कि औसतन गैर साकिन खर्च अगर वो देखता है तो वो अपना निर्णय यानी कि अपना नतीजा खुद ले सकता है कि उसकी पैदावार को वो चालू रखेगा, बंद करेगा या फिर उसमें इजाफा करेगा। ये तमाम के तमाम जो उसके नतीजे उसको जो लेने के होते हैं, उसके लिए ये जो औसतन गैर साकिन खर्च है बहुत ही इस्तेमाल होता है। अब इस खर्च को तलाश करने का ज़ाब्ता भी है, यानी कि सरेराश अस्थिर खर्चनो सूत्रों, जिसको हम गुजराती में कहेंगे शोधवानो सूत्रों। तो वो किस तरह से होगा कि मैंने पहले बताया था कि देखो तारीफ के अंदर ही है कि कारखानेदार की कुल गैर साकिन खर्च को पैदावार के इकाई से यानी कि तनासुब से तकसीम करने पर जो उसे खर्च हासिल होगा तो वो क्या कहलाएगा? औसतन गैर साकिन खर्च कहलाएगा। तो इसका ज़ाब्ता है कि औसतन गैर साकिन खर्च हमको जब तलाश करना होता है तो हम क्या करेंगे कि कुल गैर साकिन खर्च बटे कुल पैदावार का खर्च, जिसको गुजराती में हम क्या कहेंगे? सरेराश अस्थिर खर्च, यानी कि औसतन गैर साकिन खर्च को
गुजराती में कहेंगे सरेराश अस्थिर खर्च इक्वल कुल गैर साकिन खर्च, कुल अस्थिर खर्च। गैर साकिन को गुजराती में बोलते अस्थिर, बटे कुल पैदावार का खर्च, या फिर यूँ लिख सकते हैं कुल पैदावार की इकाई भी लिख सकते हैं। अब इसे इंग्लिश में हम गैर साकिन जो खर्च है, औसतन गैर साकिन खर्च को इंग्लिश में कहेंगे AVS। क्या कहेंगे? AVS, सरेराश अस्थिर खर्च। और कुल गैर साकिन खर्च को क्या कहेंगे? TVC। क्या कहेंगे? TVC बटे TP का मतलब होता है कुल पैदावार। TP का मतलब क्या होता है? कुल पैदावार। अब हम देखेंगे कि फर्ज करो कि मैं लेती हूँ कि मेरे पास कुल अस्थिर खर्च कितना है? 150 है। कुल गैर साकिन खर्च मेरे पास कितना है? 150 है। और मेरे पैदावार की जो इकाई है वो कितनी है? 20 है। तो जरा अपनी नोट लेके बैठो और देखो कि 150 अपॉन 20 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 7.5। कितना जवाब आएगा हमारे पास? 7.5 आएगा जवाब। तो 150 जैसा कि देखो मैं करती हूँ 150, ये मेरे पास क्या कहलाएगा? TVS। क्या कहलाएगा? TVS कहलाएगा। और जो मेरा TP है ये मेरा क्या कहलाएगा? 20। यानी कि ये क्या है मेरा? कुल गैर साकिन खर्च मेरे पास 150 है और कुल पैदावार का तनासुब मेरे पास कितना है? 20 है। अब मैं क्या करूँगी कि दोनों को मैं डिवाइड कर दूँगी, तो ये सी पर चला गया और ये सी पर चला गया। अब मैं 2 को 15 से तकसीम करूँगी, यानी कि भागाकार करूँगी, डिवाइड करूँगी, तो देखो मेरे पास जवाब आएगा 7.5। तो मेरे को क्या हासिल हुआ? AVS हासिल हुआ। यानी कि मेरे पास TVC इज इक्वल टू कितनी है? 150 है। कुल गैर साकिन खर्च कितना है मेरे पास? 150 रुपये है। जबकि मेरी कुल पैदावार की इकाई का खर्च कितना है? 20 है। तो दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास कितने मिलेंगे मेरे को? 7.5। पड़ी समझ? तो औसतन गैर साकिन का खर्च का सूत्र क्या है? इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में भी लिख सकते, उर्दू में लिखना हो तो उर्दू में भी लिख सकते। तो AVS इज इक्वल टू TVC अपॉन TP, जिसे AVS को उर्दू में कहेंगे औसतन गैर साकिन खर्च, और TVC को हम क्या कहेंगे? कुल गैर साकिन खर्च, और TP का मतलब होता है कुल पैदावार की इकाई का खर्च, जिसको मैंने आपको ज़ाब्ते के हिसाब से समझाया। अब जैसे जैसे पैदावार में इजाफा होता है, अगर मेरी पैदावार बढ़ती है तो मेरा कुल गैर साकिन खर्च भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर फर्ज करो कि यहाँ पर 20 है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ 40 ले लेती हूँ तो मैं 40 को और 150 जो है तो 150 की जगह पर मैं 170 लेती हूँ। तो जैसे जैसे मेरी पैदावार में इजाफा होगा वैसे वैसे मेरे कुल गैर साकिन खर्च में भी क्या होगा? इजाफा होगा, क्योंकि मेरा जवाब बढ़ता जाएगा। फिलहाल अभी मैंने कितना लिया था? 150 अपॉन 20, तो डिवाइड किया तो 7.5 हुआ। लेकिन अगर मेरा कुल गैर साकिन खर्च में इजाफा होता है और मेरी कुल पैदावारी का इकाई में भी खर्च में इजाफा होता है, तो किस में भी इजाफा होगा? मेरे गैर साकिन खर्च में मेरा इजाफा होगा, औसतन गैर साकिन खर्च भी मेरा बढ़ जाएगा। लेकिन शुरुआत में क्या होता है इसके अंदर कि शुरुआत के अंदर जो पैदावार में अगर इजाफा होता है, शुरू के अंदर जब पैदावार में इजाफा होता है तो जो उसका औसतन गैर साकिन खर्च है वो क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। लेकिन अब जैसे जैसे पैदावार में इजाफा चलता है, बढ़ता रहता है, तो जो उसका गैर साकिन खर्च है वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और उसके बाद अगर पैदावार में इजाफा, तो औसतन गैर साकिन खर्च में भी क्या होगा? इजाफा ही होगा। यानी कि पैदावार के तनासुब के साथ इसका ताल्लुक़ कहलाता है। किसका? पैदावार का और गैर साकिन खर्च का साथ क्या है? ताल्लुक़ कहलाता है। तो देखो हम इसको तस्वीर के ज़रिए देखेंगे।
तो देखो मैंने आपको बताई है तस्वीर कि पैदावार का तनासुब एक खाने में मुझे दिया गया है पैदावार का तनासुब, दूसरे खाने में मुझे दिया गया है अस्थिर खर्च यानी कि गैर साकिन खर्च, और तीसरे खाने में जो मुझे दिया गया है औसतन गैर साकिन खर्च। पैदावार का तनासुब मेरे पास कितने हैं? 10 है, और कुल अस्थिर खर्च के कुल गैर साकिन खर्च मेरे पास कितना है? 80 है। तो सरेराश अस्थिर खर्च मेरा कितना निकलेगा? 8 निकलेगा। अब किस हिसाब से निकलेगा 8 कि मैंने पहले ही आपको ज़ाब्ता बता दिया था। क्या ज़ाब्ता बताया था? TVC। तो यहाँ मेरे पास TVC कितना है? ध्यान से देखेंगे टेबल। TVC मेरे पास कितना है? यहाँ पर 80 है, क्योंकि कुल गैर साकिन खर्च बराबर मैंने क्या रखा है? TVC। मैंने पहले ही ज़ाब्ता लिखा दिया था। तो TVC मेरे पास कितना है? 80 है। पैदावार का तनासुब यानी कि पैदावार की इकाई मेरे पास कितने हैं? तो 10 को 80 से मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जवाब कितना आएगा? 8 आता है। ये सिफर गया, ये सिफर गया, बचे कितने मेरे पास? 8 बचे। अब उसके बाद देखो दूसरा टेबल है, तो उसके अंदर मेरा TVC कितना है? 150 है, और पैदावार का तनासुब मेरे पास कितना है? 20 है। तो 150 और 20 को अब भी मैंने आपको करके बताया था, ज़ाब्ते में भी करके बता दिया था। तो 7.5 मेरा जवाब आएगा। एक एक सिफर कट गया ऊपर नीचे, और उसके बाद मैं 2 को 15 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास कितने बचेंगे? 7.5। इसी तरह अभी मेरे पास TVC कितना है? 210 है, और TP कितना है मेरे पास? 30 है। तो सिफर सिफर कट गया, 3 को 21 से दूँगी तो 3 7 21। तो मेरा कुल क्या निकला? औसतन गैर साकिन खर्च कितना निकला मेरे पास? 7 निकला। अब देखो 290 और 40, यानी कि तस्वीर के अंदर मैंने आपको ज़ाब्ता करके तो बता दिया, लेकिन सरेराश गैर साकिन खर्च की जो खत हैगा वो डाबी बाजू यानी कि दाएं और बाएं दोनों के ऊपर नीचे तरफ, यानी कि कौन सी होती है? ये मुनफी ढाल वाली होती है। कैसी होती है? ऋण ढाल वाली होए 6। सरेराश अस्थिर खर्चनी रेखा शुरुआत में डाबी बाजू थी, जमनी बाजू यानी कि दाएं जानिब से बाएं जानिब कैसी होती है? ऋण वाली यानी कि मनफी वाली होती है, ये बताती है। यानी कि पैदावार में अगर इजाफा होता है, देखो पैदावार में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हो रहा है, तो उसके गैर साकिन खर्च की शुरुआत में पहले कमी है। 10 है पहले, लेकिन मेरा क्या आया जवाब? 8 आया, कमी हुई। लेकिन जैसे जैसे इजाफा होता गया मेरे सरेराश गैर साकिन खर्च में भी क्या होता गया? इजाफा होता गया। लेकिन यहाँ पर देखो कि लेकिन 30 इकाई की जो 30 इकाई के बाद जो औसतन गैर साकिन खर्च है उसका क्या है? इजाफा क्या होता गया है? आगे बढ़ने की तरफ है। 30 के बाद देखो 30, 40, 50, 60, तो देखो उसका इजाफा भी बढ़ता गया। इसीलिए क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि शुरुआत के अंदर जो पैदाश है और उसके बाद जो कमी है, पैदावार के अंदर कमी है, इसके मुताबिक इस नियम पर यानी कि इस ज़ाब्ते को हम अमल में ला सकते हैं। तो ये तो आप लोगों का क्या हो गया? मैंने क्या बताया आपको? औसतन गैर साकिन खर्च आप लोगों को समझ पड़ी होगी। मैंने देखो टेबल भी बता दिया, और टेबल के बाद मैंने उस आलेख के ऊपर वो तस्वीर बताई है जिसके ज़रिए बताया है कि हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? ए से होती है, यानी कि 8 है ना, ABCDEF तक, यानी कि इससे पहले भी बता चुकी है कि याद रखें इसकी जो खत है वो कैसा होगा? मनफी ढाल वाला होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे सरेराश खर्च। क्या देखेंगे हम? सरेराश खर्च, जिसको हम कहेंगे औसतन खर्च। तो औसतन खर्च हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।